Assalamu alaikum. I'm Humaira Akbar, lecturer economics. Today is our lecture number 15. Sorry मैंने ऊपर लिखा नहीं है. आज हम कौमी आमदनी को मालूम करने के तरीके, जिसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे थे. पहले हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम को कीन्स ने जो डिफ़ाइन किया था, कौमी आमदनी का तवाज़ुन, हमने वो किया. हमने कहा कि कीन साहब ने शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कंसिडर की है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं ली, ठीक है, और क्लोज्ड इकॉनमी है, कोई तजारत नहीं है, ठीक. ये हमने अजम्पशंस ली, मफरूज़े लिए, और फिर जो कीन्स ने दो तरीके बताए वो देखे. उसके बाद हमने डिटेल से सारे मेथड्स को पढ़ा. हमने पढ़ा कि जो सी नज़र आ रहा है ये क्या है, आई क्या है, एस क्या है. इन चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से किया. अभी तक जब हमने मेजरिंग मेथड्स में किया था तो हमने ये किया था कि जनाब ये चीज़ें होती क्या हैं, यानी कंजम्पशन किस चीज़ पे करते हैं, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे की जाती है, कौन करता है. अब हमने जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जनाब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको मुतासर करती हैं, जो इनको इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, इनको इंड्यूस करती हैं. हमने वो चीज़ें देखी. तो आज हम इनको कौमी आमदनी को मालूम करने के तरीके करेंगे. 10 नंबर के सवाल के लिए जो आपकी बुक में ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको शो कर देती हूँ ताकि कोई मसला ना हो. दोनों किताबों में लिखी हुई है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना. रेबर में भी लिखी हुई है, दूसरे में भी लिखी हुई है. आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप रेबर को लेके चलें या इसको चलें. ये कौमी आमदनी का तवाज़ुन, ये वाला पोर्शन, ये आपने लिखना है. उसके बाद सारा ड्रॉप करके आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ से फिर आगे पूरा लिखना है, ठीक है. ये 10 नंबर के लिए है. अगर आ जाए कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करें, कौमी आमदनी को मालूम करने के तरीके नहीं, कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके हैं. सॉरी, माय मिस्टेक. कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके. आज मैं पहला वाला मेथड बताऊंगी, इंशाल्लाह फिर हम कल नेक्स्ट मेथड करेंगे. अब काफ़ी कुछ पीछे से एक्सप्लेन हो चुका है, तो मुझे ज़्यादा ग्राउंड्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं डायरेक्ट फिगर पे आती हूँ, क्योंकि जो जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, हम वाई ये वाला मेथड, एग्रीगेट डिमांड मेथड, इसको मैं काफ़ी डिटेल से पीछे करा चुकी हूँ. प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने इसकी डायग्राम्स बनाने को दी थी, ठीक. नेशनल इनकम, ठीक. यहाँ पे क्या लिखूँगी, C+I, ठीक है. इस जगह पे हर जितने भी हमने फिगर्स ड्रॉ करनी होती है वहाँ हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है. इट इज़ अंडरस्टूड. अब इस फिगर की एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि मजमूई तलब क्या होती है, मजमूई रसद क्या होती है. उसके बाद आप बताएंगे कि आप एक्स एक्सिस पे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में कौमी आमदनी लेंगे, वाई एक्सिस पे ये लेंगे, और उसके बाद जो फिगर के अंदर होगा उसको बारी बारी एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक. यहाँ लिखने के बाद आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि इस साइड पे आपने लिखना होता है सी क्या है, आई क्या है, C+I क्या है, NI क्या है, ठीक है. की जिसको कहते हैं सी कंजम्पशन पूरा लिखेंगे, साथ में सर्फ लिखेंगे, उर्दू में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे. आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. इस तरह तो अब आपको समझ आ गई है कि ये सी क्या, आई क्या, ठीक है. अच्छा, अब एक ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ना, ये 90 होता है. फिर इस 90 के साथ एक और ऐड हो जाता है तो ये 180 बन जाता है. अब 90 का हाफ, 90 का हाफ जो होता है दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री, राइट. फोर्टी 45 डिग्री लाइन हमने ड्रॉ की, सही है. दिस इज 45 डिग्री और इस तरफ भी 45 डिग्री है. 45 डिग्री का क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ.
यहाँ नेशनल इनकम, यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 10 है तो इधर भी क्या होगा, 10 होगा। लाइन बिल्कुल बीच में है। इधर 20 है तो इधर भी 20 है। ऐसा ही है ना, ठीक है। वहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है। ये लेमैन लैंग्वेज में बताया। अब मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अब लाइन ऐसी है, ठीक है। यहाँ तो नहीं पता चल रहा इनिशियली। अब देखिए कुछ फर्क पता चला। यहाँ अगर ये 10 है, ये 20, तो ये क्या है, ये 10 है और ये 5 है, तो यहाँ 15, यहाँ 5 का फर्क आया है, यहाँ पे 10 का फर्क आया है, यानी दोनों में इक्वल चेंज नहीं आया। तो 45 डिग्री की लाइन हमने ड्रॉ इसीलिए की है कि हम कहें कि जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चीज़ है वो वर्टिकल एक्सिस के बराबर है। लाइन ऑफ इक्वालिटी भी कहते हैं इसको, 45 डिग्री लाइन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल इनकम, जिसको हम वाई से भी लिखते रहे हैं, कौमी आमदनी, और इधर क्या है, एग्रीगेट डिमांड। तो इस लाइन पे हर पॉइंट पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है हर पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ 20 तो यहाँ पे 20। जितना सप्लाई हो रही है उतनी ही डिमांड है, ये जितनी तलब है उतनी ही सप्लाई है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। यानी इस लाइन के हर पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई बराबर हैं। इसको कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब कल जो आपने कंजम्पशन सी ड्रॉ की वो इस तरह थी, सही है। ये वाली चीज क्या है, सी नॉट है, एटोनमस कंजम्पशन, खुद इख्तियार कंजम्पशन, जो आप हर हाल में करते हो, ठीक है। अब कल आई थिंक ये इट वाज 50, अगर मैं इसको 50 ले लेती हूँ या आसानी के लिए कुछ भी ले लूँ, यानी ये वो कंजम्पशन है जो आपको चाहे तनख्वाह मिल रही हो या ना मिल रही हो, आप हर हाल में करते हो। तो ये एक यहाँ पे, क्योंकि ये इनकम से इफेक्ट नहीं होती, तो हम इसको पहले वाले पोर्शन में आराम से यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। ये वाली लाइन यहाँ से शुरू होगी, जहाँ से ये इनकम से इफेक्ट होना शुरू होती है वहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे देखें, पहले 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन इनकम क्या है, थ्रू आउट ज़ीरो है। इनकम क्या है, ज़ीरो है, यानी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी यू आर डूइंग दिस मच कंजम्पशन। और जहाँ से वो इनकम से इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी वहाँ से हमने उसका इनकम के साथ लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब तो ये सिर्फ लाइनें लग रही हैं। दिस इज सी, दिस इज सी, ठीक। और वेट करें 1 मिनट, कल जो था मैंने एटोनमस कंजम्पशन नहीं लिखी थी, वहाँ पे आप 50 एटोनमस कंजम्पशन एज्यूम कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, दिस इज सी। सी क्या है मेरे पास, पहला वाला, इनकम जब ज़ीरो थी तो सी 50 था, लाइक दिस। इनकम ज़ीरो, सी 50, इनकम 50 हुआ तो सी क्या हुआ, 75। फर्स्ट 2 कॉलम्स को देखिएगा, इनकम के बढ़ने के साथ सी बढ़ता चला जा रहा है। सी में 25-25 का फ़र्क आया है और इनकम में 50-50 का फ़र्क आया है, राइट। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट क्या है, 50,
आई नॉट जो इनकम से इफेक्ट नहीं हो रहा, इनकम से इफेक्ट नहीं हो रहा, यानी इस 50 के साथ मज़ीद 50 ऐड कर लिए जाएं। आई नॉट है, यानी इसके साथ सी के साथ आई ऐड करूँगी। ये मैंने कल होमवर्क इसीलिए दिया था आपको कि इस टाइम आपको ये समझ आराम से आ जाएगी। अब ये सी प्लस आई हो जाएगा, इसको वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये सी प्लस आई है। आई नोट क्या था यहाँ पे हमारे पास, खुद इख्तियार था। खुद इख्तियार जो होता है उसमें इस तरह का फ़र्क आता है, वो शिफ्ट करता है कर्व्स को, ठीक है। जो इंड्यूस होता है वो शिफ्ट नहीं करता, वो इसकी स्लोप को इफेक्ट करता है। स्लोप कौन सी चीज़ थी, एम पी सी एम पी आई, ये वाली चीज़ें स्लोप को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। एम पी एस, ठीक, और ये वाली चीज़ इंटरसेप्ट को, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट। ये वो वाली चीज़ें थी जो अजम्पशन में हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे थे डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस में, तलब और रसद में, और उनके ऊपर वक्त के साथ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जो हम याद आ गया कुछ कुछ, ए जो था इंटरसेप्ट। अच्छा यहाँ तक, अच्छा दिस इज आर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है, ये वाली इक्वेशन, ये दोनों बराबर हो गए हैं, सो दिस इज इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा फिगर में गलती आ गई है क्योंकि इस तरह मैं मज़ीद चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, इट्स नॉट नीट। मैं एक मिनट इसको उस तरफ कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा बचे एक्सप्लेन करने के लिए। This is C plus I, this is Y, and this is C naught, this is I naught, this is Ni, C plus I, right? अच्छा, यहाँ जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई है, ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। अब ये प्रूफ करना कि वाकई में ये वही पॉइंट है जहाँ पे कौमी आमनी तवाज़ुन में है। हम एक पॉइंट यहाँ लेंगे, हम एक पॉइंट जो डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, एक पॉइंट इधर लेंगे और एक पॉइंट बिफोर दिस इक्विलिब्रियम लेंगे। इसको एम डैश कर देंगे, इसको एम डबल डैश, या कोई भी आप एब्रिवेशन यूज़ कर सकते हो, मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखिए, इसको मैं ए बी लिख देती हूँ, जिसका हमने एनालिसिस करना है। क्यों, दिस इज द सप्लाई एंड दिस इज डिमांड, एक्चुअल डिमांड जो हो रही है, दिस इज डिमांड। डिमांड की कर्व पे मैं बी लिखूंगी, दूसरे पे सप्लाई लिखूंगी, मज़ीद आपकी आसानी के लिए। ये बी और दिस इज बी डैश, इसको भी डैश, ठीक है, इट्स ओके। एम डैश है तो इसको आसानी के लिए डैश लिख देती हूँ, इसको डबल डैश क्योंकि मैंने नीचे एम डबल डैश लिखा हुआ। और इस कर्व पे, सप्लाई कर्व पे, आई पुट ए एंड ए डैश। अच्छा, अब मैं इस गैप को एक्सप्लेन करूँगी, व्हाट इज इट एक्चुअली। आपने कभी सीसॉ पे बैठे हैं, ऐसे ही झूला होता है, हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू, वेट लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ये है ना, यूँ करके पार्ट्स में होता है, इस तरह का एक पट्टा सा लगा होता है, ऊपर स्ट्रैप सा होता है, यहाँ एक बच्चा बैठता है, एक उधर बैठता है, यूँ करके, यूँ करके, दिस इज़ कॉल्ड सीसॉ, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कभी कभी आप यूँ करते हैं, यूँ करके वो दूसरा ऊपर चला जाता है। एक कोई ड्रामा भी, वो एक छोटी सी यूट्यूब पे मूवी भी आई थी कि वो औरत यूँ किया तो उसका हस्बैंड जो था वो गिर गया, बैलेंस ख़राब हो गया जनाब। ए डैश बी डैश, पहले तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये कर्व क्या कह रही है। हाँ, यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर।
सामने सामने दिख रहा है, सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, या आप कह दो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन तो दोनों में बराबर होती है। आप खुद सोचें, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस में अगर देखें ये चीज़ बराबर है, फ़र्क क्या है? जो चीज़ सेव कर रहे हो ये इसकी सरमायाकारी हो जाती है, इन दोनों में फ़र्क है। दिस इज़ सेम। तो अक्सर कुछ किताबों में यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी होती है वो कैसे लिखी होती है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सेंस में। आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है। लोग तलब कम कर रहे हैं, देखिए ना, तलब यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है। अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ वाई एक्सिस की तरफ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 90 आएगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, लेट मी एक्सटेंड इट। ऐसा सब कुछ हम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस फॉर यू। ये 50 था, ये मज़ीद 50 हुआ। इसको एज्यूम कर लें फॉर एग्जाम्पल सी प्लस आई, इसको फॉर एग्जाम्पल ये 100 है, आसानी के लिए। दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 100 आ गया तो ये 100 नहीं है, इसको 300 ले लो, चलो ये 290 है, यानी 10 का फ़र्क है दोनों में। ये नीचे आया है, ये ऊपर आया है, ठीक है। तो जो ऊपर आया है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। ए डैश बी डैश पे सिचुएशन क्या है? ए डैश में लाइन, ए डैश बी डैश में ए डैश इज ग्रेटर देन बी डैश। दिस implies aggregate supply of goods and services is greater than aggregate demand, ठीक है। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है? जो एम्प्लॉयर है, जो बिजनेसमैन है, वो डिस्करेज हो जाता है। अब जब वो डिस्करेज हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इसके बाद इस चीज़ का इफेक्ट क्या पड़ेगा? अब डिस्करेज क्यों होने लगा वो? अब सप्लाई चीज़ों की ज़्यादा है, तलब उसकी कम है, तो कीमतें उसके लिए क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और ये कीमत जो होती है ये वाली, ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसका प्रॉफिट है। ये क्या चीज़ है? उसका प्रॉफिट है, पी है। अब कोई एक एब्रिवेशन यूज़ कर लें, दिस इज़ द प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट जब कम होगा तो अब वो क्या करेगा? वो डिस्करेज हो जाएगा, ठीक। अब जब वो डिस्करेज हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। इन्वेस्टमेंट के कम होने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों के रिटर्न्स, यानी उनको जो पैसे मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं लोगों को, वो कम हो जाएंगी। वो कम होंगी तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये वाला साइन मैं कम यूज़ के लिए कर रही हूँ, ये मैं ज़्यादा के लिए कर रही हूँ, राइट? क्लियर होगी बात? ये वाला फर्दर चेन को चलाने के लिए कि ये चेन चल रही है और एक चीज़ दूसरे को किस तरह से मुतासिर कर रही है। इकॉनमी में ऐसा ही होता है, एक चीज़ दूसरे को इफेक्ट करती है, राइट? सबसे पहले सिचुएशन क्या है? सप्लाई ऑफ गुड इज़ ग्रेटर देन डिमांड। लोग उतनी तलब नहीं कर रहे जितनी चीज़ों की सप्लाई है। अब सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तो डाउनवर्ड प्रेशर पड़ता है प्राइसेस के ऊपर, यानी प्राइसेस कम हो जाती हैं। प्राइसेस जब कम होती हैं तो प्रॉफिट्स, ऑर्गेनाइज़र के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। प्राइसेस कम होने का मतलब क्या है? कि ऑर्गेनाइज़र तंजीम, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। जब उसके रिटर्न्स कम हो जाएंगे तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, वो लोगों को नौकरियों से निकाल देगा। इस तरह से रिटर्न्स कम हो जाएंगे और नेशनल इनकम कम हो जाएगी। अब आप खुद सोचें यहाँ पे हम कैसे चलेंगे जब वो कम होता जा रहा है नेशनल इनकम? ये नेशनल इनकम कर्व है ना, नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली कम होती चली जा रही है।
एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन सब का चक्कर है और हम ऑटोमेटिकली यहाँ अप्रोच कर जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। अब हम नीचे वाली स्टोरी देख रहे हैं, नीचे बिल्कुल इसके उल्टा होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। नीचे क्या होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश को मैं अब डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, बी डबल डैश इज ग्रेटर देन ए डबल डैश। दिस मीन्स, this implies aggregate demand is greater than aggregate supply. कैसे? ये आप तो रूलर से करेंगे, बहुत अच्छी आपकी लाइन ड्रॉ होगी। हुमैरा अकबर की कुछ इसी तरह से ड्रॉ हुई है। सॉरी फॉर फस, सॉरी फॉर इश्यूज। ये कौन सी लाइन है, मजमुई तलब की। ये कौन सी लाइन है, मजमुई रसद की। तो तलब बड़ी, रसद छोटी। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो कीमतें क्या होती हैं, कीमतें क्या है, बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट, रिटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजर बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही है। अब जब ये होगा तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि अब उनको फ़ायदा है, राइट। उसके बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, कॉजेज NI to इंक्रीज। ये जो मैंने इस तरह ड्रॉ किया, आप इसको एक स्ट्रेट लाइन में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने इसका पिक्चर ड्रॉ की है, मैंने तो जगह की कमी की वजह से, आप इसको यूँ करके सीधी लाइन में लेके चलें, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है और आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं इस तरह, ठीक है। तो चाहे आप इधर हैं, आप इधर आ गए, आप इधर हैं तो अब इधर पहुँच गए। तो दिस इज़ द इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन। जहाँ ये डिसइक्विलिब्रियम स्टेट है, ये भी यहाँ से आप इधर और यहाँ से इधर। यहाँ पे नीचे क्या है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, यहाँ क्या है, प्राइसेस कम हो रही हैं। ये याद रखना, जहाँ पे प्राइसेस कम होती चली जाती हैं उसे कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कम हो रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा है, तलब कम है। यहाँ पे तलब ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हम कहते हैं सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बात क्लियर हो गई, क्योंकि कंजम्पशन तो बराबर है, तो हम इसको सेविंग के कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं। तो होमवर्क यही है कि इस तरीके को अच्छी तरह से कर लो। फिगर्स मैंने इतनी डीप डेप्थ में नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमारा सारा इन्हीं लाइनों पे ही था कि हाउ वी कैन ड्रॉ देम। तो आज मैंने इनको एक्सप्लेन करना था, इनके पीछे की इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। तो आप इसको सही अच्छा सा कर लो, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ओके जी, गुड लक।